हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स चॉइस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं लेकर के आया हूँ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का गेस पेपर। यह दूसरा गेस पेपर है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है गेस पेपर का। तो अगर आप सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने जा रहे हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो आप वीडियो को अवश्य देखिएगा पूरा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, आपको प्रश्नों को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। कुल 70 नंबर का होता है पेपर। 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुविकल्पी और वर्णनात्मक प्रश्न 4-4 मिलेंगे 2 सेक्शन में। उसके बाद आपको मिलेंगे मानचित्र कार्य। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी से शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ बहुविकल्पी, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप घबराइएगा नहीं, कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल सकते हैं दोनों पेपर में। मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को रिपीट किया हुआ है। तो आप इससे घबराइएगा नहीं। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे हम, हिटलर, ये है, ठीक है, बिस्मार्क होगा, मुसोलिनी और गैरिबाल्डी। इनमें से किसका नेतृत्व रहा जो आपको बताना है, ठीक है। किसका प्रमुख योगदान रहा इटली के एकीकरण में। प्रश्न संख्या दूसरा है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। जो रॉलेट एक्ट है वो कब पारित किया गया था, आपको यहाँ पर ये बताना है। 1920, 1918, सॉरी 1919, 1918, 1920, 1921। इसके बाद क्या है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर यहीं पे आपसे बहुसंख्यक पूछ दिया तो उसका आंसर अलग होगा और अल्पसंख्यक पूछ दिया तो उसका आंसर अलग होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज़न में ना रहिएगा कि आप ध्यान से पढ़िएगा वहाँ पे बहुसंख्यक पूछ रहा है या अल्पसंख्यक पूछ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने पिछला पेपर आपको कराया हूँ उसमें ध्यान से पढ़िएगा और इसमें ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ये पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, तमिल, सिंहली, ईसाई, मुस्लिम। इनमें से कौन सबसे कम है श्रीलंका में वो आपको बताना है। अगला है, नेपोलियन का संबंध किस देश से है। जो नेपोलियन है उसका संबंध किस देश से है। जर्मनी, यहाँ जर्मनी होगा, ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। संघ सूची से संबंधित कौन सा विषय है उसको आपको बताना है। तो देखिए, उसमें भी ये पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया, यानी कि ये हमें पढ़ना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तीसरी, चौथी, ठीक है, किस अनुसूची में रखा गया वो आपको बताना है। 5वीं और 8वीं किस अनुसूची में रखा गया है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में आपका 1878, 1875, 1888, 1885 इनमें से कौन सा होगा आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। यानी कि जो रक्षा है वो किस सूची का विषय है उसके बारे में बताना है आपको। देखिए, ऐसा प्रश्न पिछले वाले भी पेपर में था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में
श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, यानी कि स्वतंत्रता कब मिली श्रीलंका को, ये बताना है आपको। 1946, 1948, 1950 और 1949। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है? ठीक है, जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना कब की गई थी वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी सीट में मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपान खेती की जाती है? स्टेप फार्मिंग इसको कहते हैं कि किस राज्य में स्टेप फार्मिंग की जाती है, सोपान खेती। ठीक है, सीढ़ीदार खेती, कई सारे नाम होते हैं इसके। उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, इनमें से कहाँ पे की जाती है आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? आपसे कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत संसाधन है, और कभी आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा परंपरागत संसाधन है। तो आप इन बातों को ध्यान से पढ़िएगा कि वहाँ पे गैर लिखा है या परंपरागत लिखा है, यानी गैर परंपरागत या परंपरागत। ठीक है, प्रश्न की बारीकियों को आप पकड़िएगा, प्रश्न की बारीकियों को पकड़िएगा कि क्या पूछ रहा है। कभी कभी होता क्या है हमसे कि हम प्रश्न को जल्दी में पढ़ते हैं और हम गलत उत्तर करके चले आते हैं, तो ये गलती आप ना कीजिएगा। इत्मीनान से प्रश्न को पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, इनमें से आपको उत्तर चुनना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अधातु कौन सा है वो आपको बताना है। लेटराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? जो लेटराइट मृदा है किस राज्य में अधिक पाई जाती है या किस राज्य में पाई जाती है आपको बताना है। श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति से क्या संबंधित है? इसमें आंसर भी आपको दे दिया गया है गलती से। ठीक है, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। तो आप कौन सी क्रांति किससे संबंधित है ये भी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब लागू किया गया? आपको ये कोपरा जो है कब लागू किया गया उसके बारे में बताना है। ठीक है, 1982, 1985, 1986, 1987। अगला, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? जो आर्थिक उदारीकरण है उसका शुरुआत कब हुआ उसके बारे में आपको बताना है। 1991, 1992, 1960, 1990 कब हुई थी इसके बारे में आपको बताना है। चलिए, स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण संबंध अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि बचत और ऋण संबंधित निर्णय किसके द्वारा अधिकतम लिए जाते हैं? बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी सदस्यों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, सर्विस सेक्टर के बारे में पूछ रहा है। ये बहुत ही आसान सवाल है कि सर्विस सेक्टर किस सेक्टर के अंतर्गत आता है आपको बताना है, यानी सेवा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, किस में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला है, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में कौन सा है? इसके पहले वाले सीट में पूछा गया था अवगुण, इसमें पूछा गया है गुण। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आपको मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, यह सभी। ठीक है, कौन सा होगा आपको चुनना है। आगे वर्णनात्मक में चलते हैं। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, पहला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, उसमें पहले था एकीकरण इटली का। ठीक है, इसमें है फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है। 4 नंबर का ये सवाल। अगर ये नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं, G77 देश से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर, ठीक है, ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला सवाल, राष्ट्रीय दल से क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। आपको जानना जरूरी है, हमारे देश में चुनाव होता है, चुनाव कौन कराता है, कितनी पार्टियां हैं राष्ट्रीय,
कितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये तो आप अवश्य याद रखिएगा कि कितनी नेशनल पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, ये आपको अवश्य याद रखना है। और उनके नाम भी, उनके चुनाव चिन्ह क्या है ये भी, क्योंकि कभी भी कोई भी पूछ दिया जा सकता है कि इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, पता रहेगा तभी तो ना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सरकार की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है सरकार की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसको स्पष्ट करना है आपको, ऐसा कि भी। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, उस पर टिप्पणी लिखना है आपको। अगला है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे मिट्टी कटाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ, यानी कि जितना विकास होता जा रहा है उतना ही अधिक संसाधनों का प्रयोग होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगला चलते हैं। ठीक है, इसी में इसका अथवा वाला जो प्रश्न है, इसका अथवा वाला जो प्रश्न है, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है आपके लिए यह, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। मैं आपको हिंट दे दूं, जो 3 सेक्टर होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो 150 शब्दों में लिखना है, पहले 80 शब्दों में था, अब 150 शब्दों में। इसमें भी 4 हैं 6 नंबर के। असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, यह क्यों चलाया गया, कोई 2 कारण का उल्लेख कीजिए। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, इसका क्या अर्थ है, ठीक है, इसके क्या कारण हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। अथवा में है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणाम का उल्लेख कीजिए। अब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए ये भी आपको बताना है, कोई 3। राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी क्या चुनौती है, क्या कठिनाइयां हैं, उसको स्पष्ट करना है आपको। जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, यानी कि जातिवाद क्या है, इसकी भारतीय लोकतंत्र में क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको बताना है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए, यानी कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। विकास की अवधारणा क्या है, ठीक है, विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इनमें किन किन घटकों को शामिल किया जाता है, यानी विकास की अवधारणा क्या है, इनमें किन किन घटकों को शामिल किया जाता है। आप सुने होंगे कोई देश विकसित है, कोई विकासशील है, ठीक है, तो इनके पैमाने क्या है, कैसे पता चलता है हमको, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। कैसे हमें पता चलेगा कि किसी देश का विकास हो रहा है, ठीक है, वही चीज़ आपको लिखनी है। तृतीय क्षेत्र का अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, जो तृतीय क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित आपको बताना है। यहाँ पर जो टर्सरी सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, इसके बारे में बताना है। अगला है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके बारे में आपको बताना है। अब इसके बाद हम चलेंगे तो हमको मिलेगा मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में सबसे पहले आपको मिलेगा किसका, इतिहास का। ठीक, वह स्थान जहां गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, वह स्थान आपको बताना है जहां पर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और क्यों लिया था ये भी आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। भाई ऐसी क्या वजह थी कि उनको अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ गया। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वालों ने सत्याग्रह किया, ठीक है, ये आपको पिछले भी पेपर में था, इसमें भी है। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वालों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये देखिए दोनों रिपीटेड हैं क्वेश्चन, ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है ऊपर वाले। अगला है वह स्थान जहां वर्ष 1929 में राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें दो चीज़ पूछा गया है, एक 1920 वाला और एक 1929 वाला, दोनों इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं, ठीक है। वह स्थान जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था उसके बारे में आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। आप देखिए इंडिकेट करेंगे उसका आधा नंबर, नाम लिखेंगे उसका आधा नंबर, तो ऐसे सब में है, आधा आधा नंबर में डिवाइड है, ठीक है। आधे नंबर आधे नंबर आधे नंबर आधे नंबर दोनों को मिलाकर के एक नंबर होंगे, तो ऐसे आपको नंबर मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका भूगोल, भूगोल का मानचित्र कार्य। इसमें क्या है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है प्रश्न। तुंगभद्रा बांध को इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। जो तुंगभद्रा बांध है उसको इस चिन्ह द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य की पहचान कीजिए। जो प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं उनको आपको चिन्हित करना है। प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्य की पहचान कीजिए, यानी कि कॉफ़ी प्रमुखतः कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, सॉरी उत्पादन किया जाता है, उसका पहचान करना है। काजीरंगा नेशनल पार्क को चिन्हित कीजिए। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसको इस चिन्ह द्वारा चिन्हित करना है। राणा प्रताप सागर बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ये आपका रहा दूसरा गेस पेपर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। देखिए मैं आप लोगों को उत्तर इसलिए नहीं बताया हूँ कि अगर आप उत्तर अपने से ढूंढेंगे तो ज़्यादा उत्तर देख पाएंगे, उसके अलावा और भी प्रश्न देख पाएंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।